Why do UPSC CSE toppers with Sociology optional recommend Vikash Ranjan Sir's Sociology courses at Triumph IAS, where strategy meets conceptual clarity and results follow? हजारों यूपीएससी अभ्यर्थियों का भरोसा, विकास सर का मार्गदर्शन, अब आपकी बारी। With Vikas Ranjan sir. विकास रंजन सर 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 विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण रत्नू। मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 499 रैंक हासिल हुई है। मैं राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से एक छोटे से गांव बोनाड़ा से बिलोंग करता हूं। और मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा और पूरी स्कूलिंग घर पर रहकर ही 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद मैं जयपुर शिफ्ट हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ महाराजा कॉलेज जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी पास कोर्स, जिसमें फिजिक्स, मैथ और ज्योग्राफी सब्जेक्ट थे और 2023 के अंदर मैं पास आउट हुआ। मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी साधारण किसान ही हैं। और जो मेरा यूपीएससी करने का आइडिया था वो स्कूल टाइम से ही था। और जब मैं 10वीं क्लास में था और जो मेरा रिजल्ट आया 10वीं का, तो मैं क्लास का टॉपर बना और अच्छे परसेंटेज के साथ में मैं उत्तीर्ण हुआ। तो मेरा जो यूपीएससी के प्रति जो मेरा सपना था उसको हकीकत में लाने की वहाँ से शुरुआत हो गई थी और उसके लिए परिवार ने वहीं से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और 11th-12th होने के बाद में तो मैंने 12वीं कक्षा के बाद में विधिवत रूप से यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं 10th क्लास में जो टॉपर बना तो वहाँ से मेरी जो एजुकेशन की जो कॉस्ट थी वो लगभग शून्य हो गई थी, क्योंकि उसके बाद में स्कूल का टॉपर बनने के बाद में 11th-12th स्कूल से फ्री हो गया, पढ़ गया। और 12th के अंदर मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे तो जो कॉलेज का था एडमिशन एक अच्छी कॉलेज में हो गया। दूसरा, मुझे बोर्ड के अंदर टॉप 1% में आने से इंस्पायर स्कॉलरशिप मुझे मिली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। तो 80,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते थे। और जो कॉलेज की फीस थी बहुत ही नॉमिनल थी, 5,000 रुपये महीने की। और कॉलेज बहुत अच्छी थी और राजस्थान के अंदर साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में साइंस की सबसे अच्छी कॉलेज मानी जाती है। मेरे परिवार में कोई सरकारी सेवा में नहीं था और मेरे गांव में और आस पड़ोस में कोई सिविल सेवक भी नहीं था। हालांकि गांव में सरकारी सेवा में लोग थे, लेकिन परिवार में मैं पहला सरकारी सेवक बना। और आस पड़ोस के क्षेत्र में और मैं सिविल सेवक भी मैं पहला व्यक्ति बना। तो वो बड़ा खुशी का पल है परिवार के लिए और क्षेत्र के लिए। आर्थिक चुनौतियों के रूप में मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, तो जो एक किसान परिवार में आर्थिक चुनौतियां होती है वो मेरी भी चुनौतियां थी। हालांकि मेरे पिताजी ने और परिवार ने सपोर्ट किया और उन्होंने जो चैलेंजेस थे उनका सामना करते हुए मुझे जितनी कम से कम आवश्यकता होती है मिनिमम, तो वो आवश्यकताओं की पूर्ति करी। और मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि भाई मेरे पास आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर बैकग्राउंड से आता हूं या फिर आर्थिक अभाव मेरे पास है, तो वो कभी महसूस नहीं होने दिया। उसके पीछे उनके एफर्ट्स और जो उन्होंने चुनौतियों का सामना किया वो तो उनके द्वारा किया गया। इसमें परिवार और पिताजी की भूमिका अहम रही और जिन्होंने आर्थिक रूप से मुझे संबल प्रदान किया। यूपीएससी के जो सिविल सेवाओं की परीक्षा है उसके लिए माध्यम बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, विशेषतः हिंदी माध्यम को। तो उसमें एक विशेष रूप से चुनौती रहती है माध्यम की। इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि जो हम कंटेंट पढ़ते हैं उस कंटेंट में जो हिंदी का कंटेंट है उसको लर्न करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मोस्टली जो लिखा जाता है कंटेंट ओरिजिनली वो इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है, फिर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो पहले के टाइम ट्रांसलेशन की बहुत सारी चुनौतियाँ थी, तो ट्रांसलेशन अच्छे से हो नहीं पाता था, तो उसको चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तीसरा ये चुनौती है कि जो टर्मिनोलॉजी आती है जो पेपर के अंदर, जैसे आरंभिक जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है उसके अंदर और मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो भी पहले ओरिजिनली इंग्लिश के अंदर लिखे जाते हैं, फिर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें तो इतना समय का इतना मुझे कभी अभाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन हालांकि जब लेंथी पेपर आते हैं
तो हिंदी मीडियम के लिए ये भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि उनको 2 लैंग्वेज के अंदर पढ़ना पड़ता है। और जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें तो टाइम का बहुत अत्यधिक प्रेशर रहता है, तो उसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ना, फिर आंसर लिखना, समझना, तो ये बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 5वीं हिंदी मीडियम के लिए चुनौती है कि जो मार्क्स के लिए ये माना जाता है कि जो हिंदी मीडियम से होते हैं तो वो अच्छा उत्तर या फिर एक अच्छा एक कंटेंट वाला उत्तर नहीं लिख पाते हैं, तो ये भी एक चुनौती है। इसमें ये हालांकि मुझे काफ़ी हद तक सही भी महसूस होता है कि जब हम हिंदी के अंदर लिखते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती है जो इंग्लिश मीडियम के लोग लिखते हैं। उसके पीछे के कारण ये भी है कि जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो नोट्स होते हैं, किताबें होती हैं, तो उनके पास क्वालिटी और डेप्थ ज़्यादा होती है हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में, तो एक कारण वो भी है। हिंदी माध्यम में उत्तर लेखन सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। जो पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, तो उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण आंसर राइटिंग था। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस दिया था तो मेरी आंसर राइटिंग बहुत ही कम हुई थी, और जब सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा था उसमें माध्यम भी एक चुनौती बन रहा था। इसको मैंने किस प्रकार से हैंडल किया, उसमें सबसे पहले जो टॉपर्स कॉपी जब पढ़ते हैं तो उसमें मैंने इंग्लिश मीडियम की जो टॉपर्स कॉपी थी वो पढ़ी थी। दूसरा, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं हो सकता था उतनी जो कीवर्ड्स होते थे, टर्मिनोलॉजी होती थी, वो मैं इंग्लिश की यूज़ करता था, और बाकायदा मैंने यूपीएससी के आंसर्स के अंदर मैंने इंग्लिश के वर्ड्स लिखे थे। और हिंदी में ये भी एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम जो शब्द जो लिखने होते हैं हमें उतने जितने हम लिख सकते हैं, जितने लिखने चाहिए वो उतने लिख नहीं पाते हैं। उसके पीछे की वजह है कि हमारी जो स्पीड होती है, हिंदी माध्यम में स्पीड बहुत कम होती है और इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान भी होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में यहाँ गैप आ जाता है कि वो ज़्यादा शब्द लिखते हैं और क्वालिटी के शब्द भी लिखते हैं, और हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं वो कम शब्द लिख पाते हैं और उनकी स्पीड भी कम रहती है। तो पेपर को पूरा करना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ये भी मेरे साथ भी समस्या थी कि मैं पेपर पूरा करने में मुझे बहुत समय लगता था। जब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था तो मेरा पेपर में जो समय निर्धारित था उससे कहीं ज़्यादा समय मैं लेता था। तो इसको मैंने थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाई और कंटेंट को, शब्दों को मुझे मजबूरन कम करना पड़ा। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी वहाँ पे मैं जितना मेरा पोटेंशियल था और जब जितना मेरा नॉलेज था उतना मैं लिख नहीं पाया था। यही वजह है कि मुझे थोड़े बहुत जितना मेरा पोटेंशियल था उससे कम मार्क्स हासिल हुए। मेरी जो यूपीएससी सिविल सेवाओं की जो जर्नी है वो बहुत ही प्लान्ड और जितना स्ट्रक्चर्ड एकदम थी, जितना जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने किया, उस तरीके से मेरी जर्नी रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इसके पीछे की वजह थी कि मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था तो पूरा प्लानिंग के साथ में स्टार्ट किया था। जब मैं 12th करके जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो उस समय ही मैंने अपनी जो तैयारी थी उसको एक औपचारिक रूप से स्टार्ट किया था। जब 12th मैंने कर ली थी तो मैंने वैकल्पिक विषय को निर्धारित कर लिया था। हिंदी साहित्य को मैंने अपना वैकल्पिक विषय चुना, और उसके बाद में मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स जो मानी जाती हैं यूपीएससी के लिए वो मैंने खरीद ली और उसको विधिवत रूप से पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। जब मैं 12th फर्स्ट ईयर के अंदर था कॉलेज में, तो कॉलेज मेरा रेगुलर था, तो मैं कॉलेज भी जाता था और अपनी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो यूपीएससी के लिए तैयारी भी मैं साथ में करता था। तो 3 साल की जो मेरी ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी थी, तो उसमें मैंने कॉलेज और यूपीएससी की जो तैयारी थी उन दोनों को साथ में मैनेज किया। और उसके बाद में मैंने 1 साल पूरे तरीके से मैंने एग्जाम में यूपीएससी सिविल सेवाओं के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करी। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तब वैकल्पिक विषय के निर्धारण करने के बाद में उसकी मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी थी, और विकास द्विवेदी सर की मैंने जो ऑप्शनल विषय की जो क्लासेज है वो मैंने ली थी, और उन्हीं के जो कोर्स के नोट्स आते हैं जो रिटर्न है पहले से वो मैंने पढ़े थे। उसके साथ ही साथ में हिंदी साहित्य में जो मूल टेक्स्ट होते हैं जिसमें उपन्यास, कहानियाँ, निबंध आदि जो टेक्स्ट उसके साथ में लगे हुए थे उसको भी मैंने किताब दर किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मैंने वैकल्पिक विषय को लगभग पढ़ लिया था, और फाइनल ईयर में आते आते तक मेरा वैकल्पिक विषय मैंने एक बार पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, और मैं पूरा मुझे वैकल्पिक विषय की पूरी जानकारी हो गई थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ। साथ ही साथ में जो
जो जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जिसमें पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक है, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए रामचरण शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। ये तीनों भी मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी थी, और न केवल पढ़ी थी बल्कि ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने इन जो बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स थी इनका 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया था। और इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी और ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी हालांकि मेरे ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट था तो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन जब मैंने महसूस किया पढ़ते वक्त सेल्फ स्टडी के रूप में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के अंदर मुझे समझने में और याद करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, तो उसके लिए मैंने क्लासेस ली थी। ज्योग्राफी के लिए मुझे टेलीग्राम चैनल पर सुदर्शन गुजर सर की क्लासेस ली मैंने। उसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और मैपिंग, ये तीनों मैंने सुदर्शन गुजर सर की क्लासेस ली थी, जो मुझे टेलीग्राम पे उपलब्ध हो गई थी। और दूसरा इकोनॉमिक्स की मैंने मुनाल पटेल सर की क्लासेस ली थी, और जो मुनाल पटेल सर के जो मैंने जो पीपीटी के उनके जो नोट्स आते हैं वो नहीं पढ़े थे, बल्कि हैंड रिटन नोट्स थे जो मुनाल सर के पढ़े हुए मेरा एक दोस्त था उसने बनाए थे, तो उसके मैंने नोट्स पढ़ लिए थे। तो ये मेजरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये मैंने ग्रेजुएशन के साथ में तैयार कर लिए थे। और जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरी 20 वर्ष आयु थी, तो मैं सिविल सेवाओं के लिए एलिजिबल नहीं था। तब मैंने यूपीएससी द्वारा एक परीक्षा आयोजित करवाई जाती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए की जॉब है, 56,100 पे ग्रेड भी है उसका, बहुत अच्छी जॉब है। उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, और जो मेरी तैयारी थी जीएस की उसके बदौलत, और जो मैं करंट अफेयर पढ़ता था, तो उसमें जो 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक में एमसीक्यू रूप में और जो क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे में पेपर में रिटन होता है। तो जो एमसीक्यू वाला होता है जिसमें जीएस और साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो मैंने जो मेरी सिविल सेवाओं की तैयारी थी उसके साथ में ही मैनेज कर लिया था उसको। और जो रिटर्न वाला एग्जाम था उसके अंदर मैंने करंट अफेयर के थोड़ा बहुत तैयार था, तो उतना हालांकि उसमें ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आ पाए और तैयारी भी अपनी दी थी, तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था और मैंने उस वर्ष यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था। तो मेरे लिए भी एक इंस्पायरिंग मोमेंट था जब मैंने यूपीएससी का एक 20 वर्ष के आयु में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, और मैंने वो ये सोच के एग्जाम दिया था कि यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए जब मैं इंटरव्यू दूंगा तो मुझे इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, और मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने पहले से यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो सिविल सेवाओं में इंटरव्यू देने का मौका कब मिलता है वो पता नहीं होता है, लेकिन जब मैंने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया था वो मेरे काम आया। और यही वजह है कि जब मैंने सिविल सेवाओं का जब इंटरव्यू दिया था तो उसके अंदर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 201 नंबर मिले। तो उसके पीछे का वजह भी शायद यही थी कि मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुका था। सिविल सेवा परीक्षा 2024 में मैंने अपना प्रथम प्रयास दिया इसके अंदर, और जब मेरी तैयारी लगभग हो गई थी, और दिसंबर 2023 के बाद से मैंने, और विशेषतः जनवरी 2024 से मैंने आरंभिक परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है सिविल सेवाओं के लिए, उसके लिए मैंने डेडिकेटली तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। और जनवरी 2024 से मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था प्री के लिए। और जो प्री के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो करंट अफेयर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और साइंस टेक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स मैंने बार बार रिवीजन करना और जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था उसमें मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उसमें ये एक विशेष था कि मैं लगभग हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट देता था, और उसकी जो डिटेल्ड आंसर थे वो मैं पढ़ता था। और लास्ट में जब एग्जाम से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, मैंने उस सारे जो आंसर्स थे वो वापस रिवाइज भी किए थे। और जब मैंने ये डिटेल्ड आंसर्स पढ़ता था मॉक टेस्ट के, वो बहुत हेल्पफुल होते थे। उसके अंदर मुझे पूरा सिलेबस वापस रिवाइज हो जाता था, और विशेषतः करंट अफेयर्स और जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें एनवायरनमेंट, इकोलॉजी है, साइंस, टेक्नोलॉजी है, ये उसके माध्यम से कवर हो जाते थे। और जो दूसरा ये का यूपीएससी में जो सिलेबस होता है उसका आइडिया नहीं लग पाता है कि भाई हिस्ट्री के अंदर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर
जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो मॉक टेस्ट देते हैं, जो विश्वसनीय मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। और जब हम PYQs देखते हैं तो उसके माध्यम से भी हमें पता चल जाता है कि जो यूपीएससी का पैटर्न किस प्रकार से रह सकता है, तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया लगाया जा सकता है। और जब मैंने 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम दिया था तो लकीली पास भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। वो एक अविश्वसनीय था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा जरूर था कि मैं प्रथम प्रयास के अंदर कर लूंगा, लेकिन इतना भी मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि हाँ हो ही जाएगा। जब हो गया तब रियलाइज हुआ कि हाँ हो गया। और जब रिजल्ट जैसे ही आया तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी भी थी कि भाई प्रथम प्रयास में प्रीलिम्स एग्जाम कर लिया, लेकिन उसके साथ में ही एक टेंशन होना स्टार्ट हो गई कि मेंस की तैयारी पूरी नहीं है। और मुझे जो 3 महीने थे, जो प्री और मेंस एग्जामिनेशन के बीच का टाइम पीरियड, उसमें प्रत्येक दिन मेरे ये एहसास होता रहता था कि भाई मेंस की तैयारी इस बार नहीं हो पाई और कितने परीक्षा कितनी कठिन होती है प्रीलिम्स एग्जाम पास करना। और मैंने ये कर भी लिया, लेकिन अब मेरी मेंस की तैयारी अधूरी होने के कारण मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाएगा। तो ये टेंशन के साथ में 3 महीने मैंने बिताए। हालांकि वो मेरा सोचना गलत था। अगर मैं उस 3 महीनों में ये ना सोच के और विधिवत रूप से जो बाकी एस्पिरेंट्स जो करते हैं वो मैं करता, जो मुझे नॉलेज नहीं था शायद उस वजह से, या फिर उस समय एक मेंस का गाइडेंस मेरे पास नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसा किया, तो तब मेरा मेंस नहीं हो पाया। हालांकि मैं 8 नंबर से ही उस मेंस में पीछे रह गया था। अगर मेरे 8 नंबर ज़्यादा आते तो मैं प्रथम प्रयास में ही मेरे चयन होने की संभावना थी। उसके बाद में जब मेरा मेंस एग्जाम दे दिया था तो मुझे, जब एग्जाम खत्म हो गए थे तो मुझे लग गया था कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार। 30 अगस्त 2024 को मैंने मेंस एग्जामिनेशन दे दिए थे और उसके बाद में 1 सितंबर 2024 को ही मैंने लाइब्रेरी वापस ज्वाइन कर ली और फिर मैंने सिर्फ मेंस का तैयारी करी। तो डेडिकेटली उसके अंदर मेंस की तैयारी के अंदर आंसर राइटिंग जो मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस कर दिया था। यूपीएससी की जर्नी में जो मैंने सबसे बड़ी गलती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं की, जो बहुत ही गलत था। जिसमें केवल मैंने एसेज लिखे थे और कुछ शायद एक पेपर, शायद एक सब्जेक्ट का एक लिखा था मॉक। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था लिखने का, और आंसर राइटिंग लिखने का मुझे बहुत डर लगता था कि भाई मैं क्या लिखूं। मुझे समझ में नहीं आता था कि लिखना कैसे है और किस प्रकार से मैं उसको लिखूं। तो उसके बाद में मैंने जब एग्ज़ाम दे दिया था तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि भाई हाँ मैनेज किया जा सकता है। और मैंने जो एग्ज़ाम था उसके अंदर मैंने प्रयास किया कि मैं पूरे आंसर लिख पाऊँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं छूटे। तो मेरा कोई प्रश्न छूटा नहीं था। हालांकि उसमें गलतियाँ हुई थी, वो ये थे कि मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा था। प्रत्येक पेपर के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगा कि इसका उत्तर लिखना क्या है। जो उसमें जो सूझा वो लिख लिया, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि मैं गलत लिख के आ गया। पूछा कुछ और था, लिख के कुछ और आ गया। जब मैं वापस दूसरे प्रयास के लिए जब मैं लगा तो फिर मैंने मेंस की तैयारी करी। और उसके अंदर मेरा रूटीन ये रहता था कि जो सितंबर से लगाकर दिसंबर 2024 तक मैं हर वीक एक ऐसे लिखता था। और जो PYQs थे जीएस के अंदर, उस समय मैंने जो यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थी थे जो सिविल सेवाओं में सफल थे, उनसे मैंने उस समय, उस दौरान जब मेरा मेंस नहीं हो पाया था, उनसे मैंने राय ली। और उनके लिए मैंने विशेषतः इस मेंस के लिए मैंने उनको पूछा। तब उन्होंने सबने लगभग यही सजेस्ट किया, जो PYQs को एनालिसिस करो और उसको PYQs को लिखने का प्रयास करो जितने भी हो सके। जैसे 5 क्वेश्चन एक बार लिख लो, या फिर 10 क्वेश्चन लिख लो, या फिर पूरा कभी कभी पेपर पूरा लिखो, ऐसे को लिखो। जो PYQs उनको लिखने की प्रैक्टिस करो, और जब लगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है और सेल्फ एवेल्यूएट करो, तो उसमें कंटेंट के लेवल पे, स्ट्रक्चर के लेवल पर खुद की गलतियां ढूंढो और उस पर वर्क करके सुधार करो। तो ऐसा ही मैंने किया। जब मेरा मेंस एग्जामिनेशन प्रथम प्रयास में हो गया था तो मैंने उत्तर लेखन के लिए विशेष प्रयास किए। मैं वीकली ऐसे लिखता था और जीएस का डेली आंसर राइटिंग करता, जिसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके जीएस के वापस मैंने 2024 के पेपर लिखे, 2023 के पेपर लिखे, 2022 के लिखे। ऐसे करके मैंने पिछले 5 साल के पेपर लिखे। और फिर मैंने फरवरी 2025 तक यही मैंने मेंस की ही तैयारी करी, जिसके अंदर मैंने वापस ऑप्शनल को रिवाइज कर लिया।
और जो सब्जेक्ट थे मेंस के जो मेरे छूट गए थे, प्रथम प्रयास के अंदर मैंने जो मेंस के विशेष सब्जेक्ट होते हैं जिसमें गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है, ये सब्जेक्ट मेरे स्किप हो गए थे, वो मैं पढ़ नहीं पाया था। तो वापस मैंने इन सब्जेक्ट्स को तैयार किया और जब मेरा ये बीच का समय था दोनों प्रयासों के बीच में, तो उसमें मैंने इन सब्जेक्ट्स को भी तैयार कर लिया और इनकी आंसर राइटिंग भी मैंने कर ली। और फरवरी 2025 से फिर वापस मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कर दी और स्टार्ट कर ली, और फिर उसी में वापस वही स्ट्रेटेजी अपनाई, मॉक टेस्ट देना और वापस रिवाइज करना स्टैंडर्ड बुक्स। इस प्रकार से मैंने जो द्वितीय प्रयास था उसके अंदर जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसकी तैयारी मैंने करना स्टार्ट कर दिया था फरवरी के बाद से। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर मैंने वापस सिर्फ प्री का पढ़ा और थोड़ा बहुत डेली बेसिस पे मेंस का भी जो याद करने की चीज़ें होती थी उसको घंटे भर में पढ़ता था उसके साथ में। और फिर मार्च तक वो भी मैंने फिर वापस सिर्फ ओनली प्री एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ता था। और उसके सीसेट के अंदर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। प्रथम प्रयास के अंदर भी मैंने लास्ट में 2 महीने पढ़ा था और द्वितीय प्रयास के अंदर भी लास्ट में 1 महीने भर के लिए पढ़ा था। उसके अंदर चूँकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था तो मैथ और रीजनिंग में आसानी से कर लेता, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन भी मैं प्रयास करता था कि जितने कर सकूं। तो सीसेट के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि तीनों पार्ट के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता था, जिसमें पैसेज के जितने क्वेश्चन मैं कर सकता था उतने करता था। फिर उसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी अपना रखी थी कि सीसेट के टाइम फिक्स कर दिया था कि पैसेज इतने मिनट में ही करने, बाकी समय मैं मैथ रीजनिंग को दूंगा। तो प्रथम प्रयास के अंदर और सेकंड प्रयास में दोनों में मैंने 45 मिनट निर्धारित कर दिए थे कि उसके अंदर मैं पैसेज सॉल्व करूंगा, जिसके अंदर 20-22 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो करूंगा, और फिर बाकी बचा समय मैं मैथ रीजनिंग में करूंगा। और मेरा प्रयास रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो मेरे हमेशा 50-55 से ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो जितनी एक्यूरेसी अगर कम भी रहती है तो भी मेरा सीसेट क्लियर हो जाता था। और जब 2025 का मैंने प्री एग्ज़ाम दिया था वो मैं पास भी हो गया। और फिर मैंने वापस 3 महीने के बीच में जो टाइम मिलता है उसके अंदर फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए कोचिंग के, और ऑनलाइन एआई के माध्यम से भी मैंने आंसर राइटिंग का जो चेक करवाया, उसके माध्यम से फीडबैक बहुत अच्छा मिलता था। उसको भी मैंने वैल्यू एडिशन करके उसको भी आंसर के अंदर जो सुझाव दिए जाते थे वो शामिल करके सुधार किया। ऐसे करते करते मैंने मेंस की तैयारी भी कंप्लीट कर ली थी। और जब मैंने द्वितीय प्रयास के अंदर मेंस दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेंस हो जाएगा, और फिर रिजल्ट आया तो मेंस क्लियर भी हो गया। फिर मैंने इंटरव्यू की थोड़ी बहुत तैयारी करी, और इंटरव्यू का मुझे क्योंकि पहले दे चुका था तो मुझे कोई ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं था कि एक प्रथम बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अभ्यर्थियों के बीच में थोड़ा सा रहता था टेंशन टाइप का, तो मेरे अंदर वो नहीं था। तो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस मेरा जब मैंने इंटरव्यू दिया था तब भी मेरा वो कॉन्फिडेंस था, तो इसी वजह से मुझे अंक भी अच्छे मिले। इस प्रकार मेरी यूपीएससी की जर्नी होती है, वो ऑल इंडिया रैंक 499 के साथ में समाप्त होती है। अब मैं जो नए अभ्यर्थी है जो यूपीएससी की सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसमें GS 1 के अंदर जो जनरल स्टडीज़ के पूछे जाते हैं, जिसके बेसिक्स, इसमें मैं मानता हूँ कि बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जिसके अंदर 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ आप सही कर सको। उसके बाद में 15-20 क्वेश्चन ऐसे जो 50-50 या फिर उस टाइप के हो, जिसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा के वहाँ पे सोच समझ के करें, तो उसके अंदर आप उसका अच्छे एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हैं। और कुछ 5-10 क्वेश्चन ऐसे तो गैस करके भी किए जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी रहती है। उसके अंदर जो आपके 30-35 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, उसके लिए बेसिक्स में हम मिनिमम पढ़ सकते हैं कि इतना करना ज़रूरी होता है कि ताकि इतने क्वेश्चन कर जाए। वो ये है कि जो मोस्ट ऑफ टॉपर्स सभी लोग यही बताते हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स ये सब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर अगर आप बेसिक्स पूरा कवर कर लेंगे तो वो आसानी से कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर जो मैंने बुक्स बताई थी, RS शर्मा, सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम बुक्स, ये पढ़ सकते हैं। मैंने भी ये तीनों पढ़ी थी। और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये भी किया था कि हिस्ट्री के अंदर मुझे लगता था कि अब तो प्री करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक थी वो इंग्लिश में आती है, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी थी। और फिर पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत ही पढ़ी थी मैंने। ज्योग्राफी के लिए मैंने
जो दृष्टि की क्विक बुक आती है वो पढ़ी थी। उससे पहले सुदर्शन गुर्जर सर की क्लासेस ली थी और मेरे मित्र के नोट्स थे ज्योग्राफी के, वो भी पढ़े थे मैंने। इकोनॉमी के लिए पहले प्रथम प्रयास के अंदर मुनाल पटेल सर के जो क्लासेस लेने के साथ में जो मेरे फ्रेंड के नोट्स थे वो पढ़े थे। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैंने रमेश सिंह बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो पढ़ी थी जो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ज्योग्राफी के अंदर दृष्टि की क्विक बुक के साथ में जो एनसीईआरटी होती है 9th और 11th की विशेषता जो एनसीईआरटी थी वो मैंने पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो एनसीईआरटी की वो मैंने 12th क्लास की वो भी मैंने पढ़ी थी। और जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए वो दृष्टि की क्विक बुक पढ़ी थी। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बेसिक पढ़ने की जो बुक है उसके बुक के रूप में मैंने रेफरेंस दृष्टि की क्विक बुक की ली थी। करंट अफेयर के रूप में मैंने विजन आईएएस की मैगजीन मैंने पढ़ी थी और मैं मंथली मैगजीन पढ़ता था। और जो लास्ट में जो कंपाइलेशन आता है पीटी 365 और मेंस 365 वो मैं पढ़ता था। अब मैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ। मेंस के अंदर जीएस 1 होता है, उसके लिए जो हिस्ट्री वो जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वही पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। फिर वापस मैंने जब रिवाइज किया था तब मैं थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ा था, जिसके अंदर मैं देखता था कि जहाँ पे 5-6 पॉइंट्स बन रहे हो वैसे एक आंसर में जहाँ पे लिखे हुए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ हो, जहाँ पे कारण परिणाम आदि ऐसे लिखे हुए थे वहाँ मैं विशेषतः पढ़ता था और वहाँ से 5-7 जो पॉइंट्स होते थे उसको सरसरी नज़र से देखता था। और जो उसके साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो मैंने जो कंसाइज रूप से पढ़ा था, जो नोट्स पढ़े थे जिसमें ओनली आइस के प्रहार बुकलेट आती है विश्व इतिहास वो पढ़ा था। और साथ में जो सोसाइटी का पोर्शन होता है तो उसमें विकास गुप्ता सर के जो नोट्स थे हैंड रिटन नोट्स वो मैंने पढ़े थे। और जीएस 2 के अंदर पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, उसके साथ ही साथ में मैंने वैल्यू एडिशन था जहाँ पे करंट अफेयर के एग्जाम्पल, तो जो करंट अफेयर का पोर्शन था मंथली मैगजीन से और न्यूज़पेपर के माध्यम से कलेक्ट किया था वैल्यू एडिशन। उसके साथ में जो गवर्नेंस है सोशल जस्टिस है उसके मैंने सोसाइटी के साथ में सोशल जस्टिस मैंने विकास गुप्ता सर के नोट्स पढ़े थे। और जो गवर्नेंस का था उसको मैंने विजन आईएएस का वैल्यू एडिशन मटेरियल और ओनली आईएएस के प्रहार का जो बुकलेट आती है उसके माध्यम से मैंने पढ़ा था। जीएस 3 में थोड़ा वास्ट सिलेबस है और मुझे जो जिनसे मैंने कंसल्ट किया था मेंस के लिए तो उन्होंने बोला था कि जीएस 3 के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा कंसाइज रहना चाहिए आंसर राइटिंग पे। और उसमें कुछ रैंडमनेस क्वेश्चन की भी रहती है, करंट अफेयर का भी रोल रहता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा आउटपुट आएगा ऐसा नहीं था। तो इसमें मैंने मिनिमम जितना कर सकता था उतना किया। इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इनकी जो विजन आईएएस और ओनली आईएएस की प्रहार बुकलेट के माध्यम से वैल्यू एडिट करके मैंने उसको पढ़ा था। उसके बाद मैं जीएस 3 में जो मेन इकोनॉमिक्स और जो बड़ा पोर्शन होता है तो उसके अंदर मैं टॉपर्स के कुछ नोट्स भी देखे थे। और टॉपर का जो मेनली जो मुझे मेंस के अंदर जिसने गाइड किया वो टॉपर्स कॉपीज थी, उसको मैं लगातार डेली बेसिस पे देखता था। और टॉपर्स कॉपी में किस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, विशेषतः इंग्लिश मीडियम की कॉपीज में देखता था तो उसका कंटेंट और उसका स्ट्रक्चर वहां से मैं कॉपी करता था। जीएस 4 के में जो मेरा जो प्रथम प्रयास था उसमें 86 मार्क्स थे और सेकंड में मेरे 112 नंबर आए। तो उसमें मैंने जीएस 4 में मैंने काफ़ी चैलेंज महसूस किया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस करा, ऑप्शनल एसे और एथिक्स के ऊपर मैंने ज़्यादा बल देते हुए कार्य किया। तो इसमें मैंने खुद के हैंड नोट्स बनाए और क्रैश कोर्स के माध्यम से मैंने क्लासेस भी ली ताकि एथिक्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। तो वो और दूसरा टॉपर्स कॉपी और फिर आंसर राइटिंग करी, तो ये मिला के जीएस 4 को मैंने कंप्लीट किया। ऐसे के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी प्रैक्टिस करी थी और उसको टॉपर्स कॉपी देखी थी। और सेकंड अटेम्प्ट के टाइम मैंने ऐसे के लिए कंटेंट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था जिसमें कोट्स है और कुछ वैल्यू एडिट मटेरियल जो मैं कलेक्ट करता था न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टॉपर्स के या फिर किसी बुक के माध्यम से। तो उसको मैंने एक डायरी के अंदर कंसाइज करके लिखा हुआ था, तो उसको मैं बार बार सुबह रिवाइज करता था और याद करने का मैंने प्रयास किया। तो ऐसे का और दूसरा ऐसे के मैंने प्रैक्टिस थी वो करता था। तो ऐसे के लिए मेरे चैलेंजिंग ज़्यादा ऐसे नहीं था,
और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 107 नंबर थे और सेकंड में 110 नंबर आए, तो ऐसे मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं था। और वैकल्पिक विषय चूंकि मैं ग्रेजुएशन के साथ में तैयार कर लिया था और प्रथम प्रयास के अंदर मुझे 252 नंबर आए थे, तो वो परीक्षा का जो स्तर देख के पेपर का, तो उस समय वो ठीक स्कोर था। और दूसरे प्रयास के अंदर 267 मार्क्स मिले, वो भी एक अच्छा ही स्कोर था जो देखा जाता है एवरेज रूप से। तो इस प्रकार से मैंने मेंस की भी तैयारी करी। अब जो दूरस्थ विद्यार्थी होते हैं जो बड़े शहरों में न रह के अपने घर से तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनकी एक्सेस बढ़ चुकी है, वो क्लासेज के रूप में ऑनलाइन देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल है उसका बहुत ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए उनको। जो टॉपर्स होते हैं उनके टेलीग्राम चैनल होते हैं, उनको आप फॉलो करें, जिनकी साथ में आपको सिमिलरिटीज लगती है जिन टॉपर्स के साथ में कि इनकी स्ट्रेटेजी मेरी स्ट्रेटेजी के सिमिलर है या फिर मैं उस बैकग्राउंड के सिमिलर हूँ, तो उनके टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल को देखें, उन टॉपर स्टॉक को भी देखें। जब आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएं और टॉपर्स के जितने भी पिछले 2 वर्ष के टॉपर है उसमें 5-10 टॉपर्स के टॉपर स्टॉक देखें। उसके माध्यम से आपके जितने भी डाउट होते हैं वो लगभग 90% आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा है प्रवीण रत्नू AIR 499, जो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल, उसके माध्यम से मैंने जितनी भी मेरी कॉपीज थी या फिर जो मेरी स्टडीज थी वो लिखित रूप में मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्रवीण रत्नू नाम से सर्च करके आप जुड़ सकते हो। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहां पे मैं अपनी डिटेल स्ट्रेटेजी थी और मेरी यूपीएससी की यात्रा थी उसको जो मुझसे सुनना चाहते हैं, जो मुझसे जो अपेक्षा रखते हैं, जिनको मैं गाइडेंस के रूप में बता पाऊँ, तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।